एंड वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक के वीडियो में हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के 4 टाइप्स कवर किए हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी जो अदर टाइप्स में फिट नहीं होती, तो इसलिए इसे बाजू रख दिया है और इसे मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है सोल्यूबल बार्बिचुरेट विथ अमोनियम ब्रोमाइड। सोल्यूबल बार्बिचुरेट विथ अमोनियम ब्रोमाइड। अब क्या होता है, जब सोल्यूबल बार्बिचुरेट अमोनियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन होता है, सोल्यूबल बार्बिचुरेट अमोनियम ब्रोमाइड के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, तब क्या होता है, जब वाटर के प्रेजेंस में ये दोनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बार्बिटोन सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। सोल्यूबल बार्बिचुरेट एंड अमोनियम ब्रोमाइड वाटर के प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बार्बिटोन फॉर्म हो जाता है जो इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अब यहाँ पे जब इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हमें प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी चाहिए, मेथड बी, जो हम ऑलरेडी प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन में पढ़ चुके हैं। अब ये एग्जाम्पल जो है प्रिस्क्रिप्शन का, ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से सोल्यूबल बार्बिचुरेट अमोनियम ब्रोमाइड के साथ एक इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रिस्क्रिप्शन। We have phenobarbital sodium 0.6 gram, ammonium bromide 8 gram and water quantity sufficient to produce 100 ml और इसका हमें मिक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे phenobarbital sodium, अमोनियम ब्रोमाइड एंड वाटर, ये 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हुए हैं। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमने अभी अभी देखा, जहाँ पे फिनोबार्बिटल सोडियम और अमोनियम ब्रोमाइड एक साथ यूज़ किया गया है, प्रिस्क्राइबर ने इसलिए ये दोनों ड्रग एक साथ डिस्पेंस करने चाहे क्योंकि उसे क्लियर मिक्सचर प्रोड्यूस करना था, क्लियर मिक्सचर डिस्पेंस करना था पेशेंट को। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि फिनोबार्बिटल सोडियम और अमोनियम ब्रोमाइड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो इंडिविजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट जो अमोनियम ब्रोमाइड का होता है उसे अदर कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हम अमोनियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए एक कंडीशन फॉलो करनी होती है। ये कंडीशन ये है कि केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही मॉलिक्यूलर वेट का सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड हमें यूज़ करना होता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से ये केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अमोनियम ब्रोमाइड दैट इज NH4Br इज इक्वल टू सोडियम ब्रोमाइड, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। तो 1 मॉलिक्यूल जो होता है अमोनियम ब्रोमाइड का, उसका वेट होता है 98 और सोडियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 103। और तो इसका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी द कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन हम यूँ करेंगे कि 98 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसका केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट चाहिए होगा सोडियम ब्रोमाइड का, जो है 103 ग्राम। सो 98 इज इक्वल टू 103 ग्राम, 98 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू 103 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। अब हमें 98 ग्राम का पता है, लेकिन 1 ग्राम अमोनियम ब्रोमाइड उसे केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट देने के लिए कितना सोडियम ब्रोमाइड लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 98 है ना, ये हमें राइट हैंड साइड पे ले जाने पड़ेंगे, तो वो डिनोमिनेटर पोजीशन पे आ जाएंगे और क्वांटिटी जो हमें टर्म जो हमें मिल रही है वो है 103/98 ग्राम। तो अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 8.4 ग्राम। तो 1 ग्राम NH4Br, that means ammonium bromide, the amount of NaBr is required, that means sodium bromide is required। अब ये टर्म हमें मिलके क्या हुआ, 8.4 ग्राम। हमने 8 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, कितना अमोनियम ब्रोमाइड का क्वांटिटी लिखा था ऊपर 8 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम के लिए अगर इतना चाहिए
तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 8.4 ग्राम चाहिए। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला इक्वेशन आप ध्यान में लीजिए। अमोनियम ब्रोमाइड का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, 98। सोडियम ब्रोमाइड का कितना है, 103। सो 98 इज इक्वल टू 103, यहाँ पे 98 एंड दैट इज इक्वल टू 103। अब 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये कितने के लिए है, 98 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 103 है ना, इसको 98 से डिवाइड कर देंगे इस वाले स्टेप में, है ना। अब इसका जो कैलकुलेशन आएगा ये वाली टर्म का, उससे क्या करेंगे हम, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में 8 ग्राम लिखा हुआ था, ठीक है। 8 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी कि किस तरह से लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू। सो हेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड की क्वांटिटी 8 ग्राम लिखी हुई है। तो अगर हम अमोनियम ब्रोमाइड को रिप्लेस करना चाहते हैं विद सोडियम ब्रोमाइड तो हमें कितना ग्राम चाहिए होगा सोडियम ब्रोमाइड, हमें चाहिए होगा 8.4 ग्राम, जो अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ओके। So therefore, replace 8 gram of ammonium bromide with 8.4 gram of sodium bromide to prepare a clear mixture. Clear mixture प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड हमें अमोनियम ब्रोमाइड की जगह यूज करना पड़ेगा। Now next type of miscellaneous chemical incompatibility is पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। जो पोटेशियम क्लोरेट का किसी भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ कॉन्टैक्ट आता है तो क्या होता है, जो पोटेशियम क्लोरेट चारकोल, सल्फर या फिर शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट होता है। ये जो चारकोल होता है ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, सल्फर ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है। तो जो पोटेशियम क्लोरेट इन सच टाइप के इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होके क्या करता है, हीटिंग या फिर ट्राइचुरेशन के दौरान एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो चारकोल, सल्फर और शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से सब्सटेंसेस है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस है। अगर इन सब्सटेंस के साथ हम पोटेशियम क्लोरेट को डिस्पेस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, हीट फॉर्म होगी या फिर ट्राइचुरेशन के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम पोटेशियम क्लोरेट इन सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। प्रिकॉशन कौन सी लेंगे हम, जब भी हम ऐसे ड्रग मिक्स करें एक दूसरे के साथ तो हमें क्या करना चाहिए, ड्राई सब्सटेंसेस जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो हमें पाउडर्ड जो होती है मिक्स करते वक्त, तो पाउडर को सेपरेटली ड्राई एंड क्लीन वाटर में सेपरेटली ग्राइंड कर लेना चाहिए। उसके बाद में उन्हें धीरे धीरे करके बिल्कुल जेंटली क्लीन पाउडर स्पैचुला के साथ क्लीन ऑइंटमेंट टाइल पे हमें विदाउट फ्रिक्शन कोई भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे जेंटली मिक्स करते रहना है ताकि एक्सप्लोजन अवॉइड किया जाए। फाइन। वैसे तो ड्राई सब्सटेंसेस के साथ पोटेशियम क्लोरेट मिक्स करने की सलाह कोई नहीं देता, लेकिन अगर कोई मतलब चांस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, इसेंशियली है, ज़रूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल केयरफुली इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि दो पाउडर को सेपरेटली ड्राई और क्लीन वाटर में अच्छे से उनका पाउडर कर लेना, उसके बाद में क्लीन पाउडर स्पैचुला के साथ उन्हें जेंटली मिक्स करना और फ्रिक्शन अवॉइड करना। तो इस तरह से हम पोटेशियम क्लोरेट का जो ऑक्सीडाइजर सब्सटेंस के साथ एक्सप्लोजन का चांस होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट 0.6 ग्राम, टैनिक एसिड 0.3 ग्राम, सुक्रोज 0.3 ग्राम एंड वी हैव टू मेक अ पाउडर ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो मिनिमम रबिंग के साथ हमें कंपाउंड करने पड़ते हैं। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, रबिंग मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम जेंटली उसे मिक्स करना है। अब ये जो पाउडर्स है, पाउडर पोटेशियम क्लोरेट, टैनिक एसिड, सुक्रोज, ये जो पाउडर होती है ना, इन्हें अच्छे से हम वे कर लेंगे और उसके बाद में उन्हें पेपर शीट पे असेंडिंग ऑर्डर में उनके वेट के अकॉर्डिंगली, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा वेट कौन सा है, सुक्रोज का है, टैनिक एसिड का है और उसके बाद में पोटेशियम क्लोरेट है। तो इस तरह से हम पहले ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे और बाद में पोटेशियम क्लोरेट ऐड करेंगे। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट, मतलब सबसे छोटा वेट पहले ऐड करना, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा। तो जब हम लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी, जिस ड्रग की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी तो वो लास्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें शीट
पेपर ऑफ शीट ऑफ पेपर जो होता है उसमें असेंडिंग ऑर्डर से ये मिक्स करते रहने हैं इंग्रेडिएंट। और कौन सा स्पैचुला यूज़ करना है? बोन का स्पैचुला, जो स्पैचुला बोन से बना हुआ होता है ना, उसे यूज़ करना है। मेटल का स्पैचुला यूज़ नहीं करते यहाँ पे। और एक प्रिकॉशन यहाँ लेनी है कि फ्रिक्शन तो बिल्कुल ही मतलब अवॉइड करना है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमें सेपरेटली डिस्पेंस करते हैं और डिस्पेंस करने होते हैं, और उसके नीचे हमें अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस लिखनी पड़ती है कि किस तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना है, किस तरह से इसे एडमिनिस्टर करना है। मतलब मिक्स करने से पहले आपको क्या खबरदारी लेनी चाहिए और क्या खबरदारी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। और थर्ड जो है, थर्ड टाइप, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ना, उसकी वजह से भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। अब जो इमल्शंस होते हैं, जो अल्कली मेटल के साथ इमल्शंस जो होते हैं वो अल्कली मेटल के साथ अमोनियम या फिर ट्राई इथेनोलामाइन सोप से इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है उन्हें। तो इनकम्पैटिबिलिटी जब होती है तो वो पॉलीवैलेंट केटायंस प्रोड्यूस करते हैं। पॉलीवैलेंट केटायंस मतलब जिन केटायन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा होती है, पॉलीवैलेंट केटायंस कहते हैं उसको। सो ड्यू टू डबल डिकम्पोजिशन अ पॉलीवैलेंट सोप इज फॉर्म विच इन्वर्ट्स द इमल्शन। तो ये जो पॉलीवैलेंट केटायंस फॉर्म होते हैं ये डबल डिकम्पोजिशन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है कि इमल्शन इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्ट मतलब इमल्शन डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इमल्शन का इन्वर्जन क्या होता है ये आने वाले टॉपिक्स में हम कवर ही करने वाले हैं इमल्शन के चैप्टर के अंदर। लेकिन तब तक आप समझ लीजिए कि जो इमल्शन होता है, मतलब इमल्शन का जो इन्वर्जन होता है वो इमल्शन को खराब कर देता है। जो O/W फेज होती है ना, वो बदल के W/O फेज हो जाती है। मतलब ऑयल इन वाटर अगर हम इमल्शन बनाते हैं तो वो वाटर इन ऑयल हो जाता है। तो इस तरह से इमल्शन का फेज इन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ टाइप कभी कभी क्या होता है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ना, वो खुद ही इन्वर्जन कॉज करते हैं और इमल्शन को खराब बना देते हैं। अब इस प्रिस्क्रिप्शन की तरफ देख लेते हैं कि किस तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे इमल्शन को खराब कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें फिनॉल, मेंथॉल, ट्रागाकांत, ऑलिव ऑयल, लाइम वाटर, एंड हमें प्रिपरेशन बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर एन इमल्शन। अब यहाँ पे ये जो ऑलिव ऑयल होता है ना, उसमें जो फ्री एसिड होता है ये डाइवैलेंट सोप के साथ में ये क्या करता है, लाइम वाटर के साथ डाइवैलेंट सोप फॉर्म करता है। और ये जो डाइवैलेंट सोप होता है ना, वो W/E इमल्शन प्रोड्यूस करता है। जबकि यहाँ पे जो ट्रागाकांत इंग्रेडिएंट है, ट्रागाकांत नाम का इंग्रेडिएंट है, वो O/W इमल्शन में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल के फ्री एसिड जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइवैलेंट सोप फॉर्म करते हैं लाइम वाटर में। तो उससे क्या होता है, W/O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे इमल्शन का जो टाइप है वो इन्वर्ट हो रहा है, इमल्शन इन्वर्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले O/W इमल्शन था, लेकिन लाइम वाटर में वो क्या फॉर्म कर रहा है, W/O इमल्शन फॉर्म हो रहा है। किसकी वजह से, डाइवैलेंट सोप की वजह से। तो अगर हमें इस इनकम्पैटिबिलिटी को रोकना है तो क्या करना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रिस्क्राइबर के पास में रेफर बैक करना चाहिए। तो प्रिस्क्राइबर क्या करेंगे, ये जो लाइम वाटर है ना जिसकी वजह से डाइवैलेंट सोप फॉर्म हो रहा है, तो इस लाइम वाटर को प्यूरिफाइड वाटर से वो एक तो बदल सकते हैं, या फिर ये जो ट्रागाकांत का इंग्रेडिएंट है जो O/W इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस ट्रागाकांत को ओमिट करके हम ये प्रिस्क्रिप्शन फिर से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइबर को रेफर बैक करना पड़ेगा। हम अपने मन से खुद से ये डिसीजन नहीं लेते। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज। कलर की स्टेबिलिटीज जो होती है उसकी वजह से भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती है। तो बहुत से ऐसे कलर होते हैं जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, तो आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी पे इन्फ्लुएंस हो सकती है इनकी प्रॉपर्टी। और ये जो आयोनाइजेशन होता है ये किस पे डिपेंडेंट होता है, सॉल्यूशन के पीएच पे डिपेंडेंट होता है। तो अल्टीमेटली पीएच का जो सॉल्यूशन होता है वो कलर की स्टेबिलिटी या फिर कलर जो होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, सॉल्यूशन के पीएच से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फिनोप्थैलीन तो आप सबको पता ही होगा। फिनोप्थैलीन क्या है, डाई है, मतलब कलरेंट है। ये फिनोप्थैलीन जो होता है ये एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन अगर अल्कालाइन मिक्सचर में हम इसे डीप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो कलर फेड कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा फीका फीका लगने लगता है कलर, क्यों, रेड्यूसिंग एजेंट की वजह से।
एनोआयनिक डाइज जो होते हैं जैसे कि एमरन डाइज या फिर टार्टरेजिन डाइज, वो एसिडिक पीएच में सबसे स्टेबल होते हैं। कौन से वाले डाइज? एनोआयनिक डाइज, ये एसिडिक पीएच में सबसे स्टेबल होते हैं। जबकि बेसिक डाइज जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट, वो अल्कलीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर बेसिक डाइज को जिस तरह से मिथिलीन ब्लू या फिर क्रिस्टल वॉयलेट है हम अल्कलीज के साथ मिक्स कर देंगे तो वो डिटेरियोट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेंगे। जब मिथिलीन ब्लू जैसे डाइज हम अल्कलीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो सकता है या फिर कुछ कलर में चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर मिथिलीन ब्लू का एंड पॉइंट कुछ है, एक है, तो वो अलग हो जाएगा। इस तरह से कलर चेंजेस भी आ सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे डाइज होते हैं, इंडिगो, कार्माइन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। The last type of chemical miscellaneous incompatibility is incompatibility of licorice liquid extract. अब ये जो लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है ये किसके लिए एक्ट किया जाता है? एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। सॉरी, ये जो लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एक्ट करता है। अब इसकी जो फ्लेवरिंग की प्रॉपर्टी होती है ये किसकी वजह से होती है? तो ग्लिसरीजीन नाम का जो इंग्रेडिएंट होता है उसकी वजह से होती है। लिकोरिस में क्या होता है? ग्लिसरीजीन नाम का इंग्रेडिएंट होता है, दिस वन ग्लिसरीजीन। और ये ग्लिसरीजीन जो होता है वो क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट का ऑफ ग्लिसरीजिक एसिड। ग्लिसरीजिनिक एसिड में पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से उसमें फ्लेवर आ जाते हैं। अब एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लिसरीजिन को डिकम्पोज कर देते हैं। ग्लिसरीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लिसरीजिनिक एसिड में। और ये जो ग्लिसरीजिनिक एसिड फॉर्म होगा एसिड में डिकम्पोज होने के बाद वो क्या होगा? वाटर में इंसॉल्युबल होगा और उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसके क्लॉट्स बन जाएंगे। क्लॉट्स मतलब ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे उसमें। और ये जो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं ना वो धीरे 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 नीचे क्या करते हैं? एक सेडिमेंट फॉर्म कर देते हैं। ब्लैक कलर का स्टिकी सेडिमेंट नीचे फॉर्म होता है। और ये जो सेडिमेंट फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन का वो एक केक की तरह होता है जो इजीली डिफ्यूज नहीं होता, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिफ्यूज करने के लिए। अगर आप शेक भी करोगे ना उस प्रिपरेशन को तो वो ऊपर का लिक्विड अलग हो जाएगा और नीचे कुछ ना एक हार्ड केक की तरह फॉर्म हो जाएगा। स्टिकी केक होता है वो, तो उस तरह से ये स्टिकी केक फॉर्म कर देता है। अब ये जो इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कोई भी फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। जबकि ग्लिसरीजिन में क्या होता है? पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट होते हैं ग्लिसरीजिनिक एसिड के, तो उसकी वजह से उसे एक फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज करते हैं। बट ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के बाद उस इंसोल्यूबल सब्सटेंस में कोई भी फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। और इसीलिए लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के बाद ये जो स्टिकी सेडिमेंट फॉर्म होता है ना ये फॉर्म करने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता। इट रिमेन्स नॉट यूजफुल और अनयूजफुल एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन एसिडिक मिक्सचर। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो हमें प्रिस्क्राइबर के पास में रेफर बैक करना होता है ताकि वो फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो चेंज करके दे दे या फिर उसे रिप्लेस करके दे दे। अब जैसे कि कुछ सॉल्ट्स है लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, वो क्या करते हैं? ग्लिसरीजिन का पार्शियल प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। तो ये जो पार्शियल प्रेसिपिटेशन कराया जाता है विद द यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये प्रेसिपिटेट क्या करते हैं? ये डिफ्यूजिबल रहते हैं। जिस तरह से हमने पहले देखा कि ये जो ग्लिसरीजिन का पहले ये जो प्रोड्यूस हो रहा था प्रेसिपिटेट वो इनडिफ्यूजिबल था, मतलब डिफिकल्ट टू डिफ्यूज था। लेकिन सर्टन सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो सॉल्ट्स है उनकी वजह से डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है अगर डिफ्यूजिबल है तो हम प्रेसिपिटेट रीडिंग इंटरेक्शन के लिए मेथड ए यूज करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है। और इसीलिए हम मिनिमाइज प्रेसिपिटेशन के लिए मेथड ए फॉलो करते हैं। सो दिस इज अबाउट मिसलेनियस मेथड ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद ये इनकम्पैटिबिलिटी का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करें और हाँ, नए मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब किए बिगर नहीं जाना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।